16 अगस्त 1946 इस दिन हिंदुस्तान की नींव यानी हिंदू अपने ही घर में पूरी तरह बेबस हो चुके थे। और यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक नेता के उस भड़काऊ भाषण से जिसने पूरे शहर को आग में झोंक दिया। उस एक भाषण के बाद कलकत्ता में जो हुआ उसने इंसानियत की रूह कंपा दी। 48 घंटों तक बिना रुके हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ कत्लेआम मचाया गया। दरवाजे पर हथियार लिए मौत खड़ी थी, लेकिन इस नरसंहार को रोकने के लिए ना कोई पुलिस आई, ना कोई आर्मी। प्रशासन ने आंखें मूंद ली थीं और उन खौफनाक रातों में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही बचे थे। आज हम उठाएंगे उस द ग्रेट किलिंग्स के ऊपर से पर्दा और खोलेंगे इतिहास का वो सबसे डार्क चैप्टर जिस एक दिन ने हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान का बंटवारा तय कर दिया था। 16 अगस्त को कोलकाता में जो होता है उसे आज हिस्टोरियंस द ग्रेट किलिंग्स के नाम से जानते हैं। हजारों लोग मारे जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर होते हैं और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का यूनिफाइड इंडिया का जो ग्रैंड सपना होता है वो चूर चूर हो जाता है। जिस नफरत की आग में कोलकाता तब झुलसता है वो एक दिन में नहीं बनता है। लंबे टाइम से चल रहे पॉलिटिकल टेंशन, सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, भूखमरी, आपसी रंजिश, नेतागढ़ के भड़काऊ बयानबाजी और ब्रिटिश राज का लैक ऑफ एक्शन की वजह से यह नरसंहार संभव होता है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के करीबन 80 साल बाद इस हादसे को फिर से जानने की, समझने की जरूरत आज हमें आन पड़ी है, क्योंकि 2026 में हमारे कदम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही कदम 1945 में बढ़े थे। क्या था डायरेक्ट एक्शन डे? जिन्ना क्या साबित करना चाहते थे? इस पूरे केस में बुचर ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग लीडर हुसैन सुरवर्दी का क्या रोल था? क्या हिंदू इस पूरे हादसे में कंप्लीटली बेबस थे? क्यों कांग्रेस और खुद गांधी जी डायरेक्ट एक्शन के खून खराबे को रोकने में असमर्थ रहते हैं? साल था 1946। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते अंग्रेज अपनी जेब खाली देख रहे थे और अपने आप को बहुत कमजोर पा रहे थे। इंडिया से अब उन्हें जाना तो था, सवाल यह था कि एग्जिट कैसे और कब होगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन के जरिए एक प्रस्ताव रखा कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे, लेकिन जहां सेंटर कमजोर होगा और जो प्रोविंसेस होंगे वो असली पावर होल्ड करेंगे। ये फार्मूला इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत यूनाइटेड इंडिया की मांग कर रहा था और मुस्लिम लीग एक अलग आजाद पाकिस्तान की मांग पर टिका हुआ था। ये स्टैंड 1940 लाहौर रेजोल्यूशन के बाद बन गया था। फिर नेहरू 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जहां चर्चा होती है कि कांग्रेस इस कैबिनेट मिशन प्लान को यूनिलैटरली बदल देगा। जिन्ना ने इसे नेहरू का धोखा माना। जिन्ना का मानना था कि बिना किसी बल प्रदर्शन कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात कभी मानेगा ही नहीं और मुसलमानों को पाकिस्तान कभी मिलेगा ही नहीं। एक टाइम पर जिन्ना भी हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी किया करते थे, लेकिन अब वो किसी भी हद तक जा सकते थे पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करते हैं। लक्ष्य मुसलमानों की मांगे देश के सामने रखा जाए, स्ट्राइक्स, हड़ताल, रैलीज के माध्यम से। डायरेक्ट एक्शन होना तो पीसफुल था, लेकिन एक्शन में क्या होगा यह क्लियरली किसी ने बताया नहीं। और अगर कुछ लोगों ने इस एक्शन को लाइसेंस फॉर कॉन्फ्रंटेशन समझा तो जिन्ना ने इस गलतफहमी को हटाने की जरूरत न समझी। यही लैक ऑफ क्लैरिटी बंगाल में तबाही मचाती है। बंगाल में मुस्लिम लीग के पास 114 सीट्स थीं, कांग्रेस के पास सिर्फ 86 थी। बंगाल प्रोविंस मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन कोलकाता हिंदू मेजॉरिटी थी और पहले भी छोटे मोटे दंगे होते आए थे जो एंटी यूरोपियन से बदलकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गए थे। इस आग में घासलेट का काम किया 1943 का बंगाल फेमिन ने, जिसने 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ले ली थी। कोलकाता में माइग्रेंट्स की भीड़ पहुंच चुकी थी। लोग एक तरफ भूख से लड़ रहे थे, वहीं नेतागण अपना पॉलिटिक्स खेल रहे थे। बंगाल में मुस्लिम लीग की लीडरशिप, उसकी वॉलंटियर कोर ने खूब काम किया भीड़ इकट्ठा करने के लिए। पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट्स की आर्काइव अगर आप खंगालोगे तो पता चलेगा कि कैसे लीग के वॉलंटियर्स को लाठी, चाकू, आयरन रोड्स दिए गए थे। मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने भड़काऊ बयानबाजी की।
अगेंस्ट हिंदू टिरनी कम्युनल पेनफिट्स भी बांटे गए और पुलिस को शायद इस इंतजामात के बारे में मालूम भी था। तो सवाल उठता है, अगर पुलिस को मालूम था तो डायरेक्ट एक्शन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिना एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमति के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज के दंगे का डी भी नहीं हो सकता है हमारे देश में। और यही एंट्री मारते हैं बंगाल के उस समय के चीफ मिनिस्टर हुसैन सुरावर्दी। सबसे पहले सुरावर्दी ने गवर्नर ऑफ बंगाल सर फेडरिक बरो से कह के 16 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे घोषित करवा दिया। नतीजा यह होता है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं कोलकाता के शहीद मीनार पर मुस्लिम लीग के भड़काऊ स्पीचेस सुनने के लिए। ये स्पीचेस डायरेक्ट एक्शन को डू और डाई का टैग देते हैं, हिंदू डोमिनेशन का खौफ दिखाते हैं और फिर कत्लेआम मचा ही देते हैं। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स इस बात को बयां करते हैं कि सुरवर्दी बंगाल की पुलिस फोर्स को कंट्रोल करते थे और पुलिस को दंगों के खिलाफ एक्शन लेने से मना किया गया था। नतीजा, पुलिस या तो देखती रही या कई जगहों पर दंगाइयों को लूटपाट में उन्होंने सहायता भी की। सुरवर्दी ने 16 अगस्त के दिन के अंत तक ब्रिटिश ट्रूप्स की मांग की, लेकिन तब तक वायलेंस काफी फैल चुकी थी। दंगों के पहले 2 दिनों में 16 और 17 अगस्त को हिंदुओं के ऊपर खुला वार होता है। हिंदू मेजॉरिटी नेबरहुड्स और बिजनेसेस को मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स आराम से टारगेट करते हैं, जैसे कि हरेसन रोड, बो बाजार और कॉलेज स्ट्रीट। लूटिंग, आर्सन, किलिंग के साथ साथ बॉडीज को म्यूटिलेट किया जाता है दहशत फैलाने के लिए। दहशतगिरी की चरम सीमा देखी जाती है केशवराम कॉटन मिल्स में, जहां कहा जाता है 500 से ज्यादा हिंदू काम करते थे। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के वॉलंटियर हिंदुओं को यहां टारगेट करते हैं, उन्हें घसीट कर बाहर ले जाते हैं, बॉडीज को टुकड़ों में करते हैं और बगल के कैनाल में फेंक देते हैं। 17 अगस्त से ही हिंदू पक्ष भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगता है। गोपाल चंद्र मुखर्जी या गोपाल पाठा हिंदू रेजिस्टेंस को लीड करते हैं। मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स को बहुत बेरहमी से पीछे धकेला जाता है। इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि गोपाल पाठा एक स्ट्रांग मैन था, हो सकता है एक क्रिमिनल था जिसका बाद में कांग्रेस ने भी लेफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया था। 18 अगस्त तक इसी के अंडर हिंदू पक्ष ने पासा पूरी तरीके से पलट दिया था। मुसलमान भी भारी मात्रा में मारे गए। 19 अगस्त तक फिर ब्रिटिश ट्रूप्स ने शांति बहाली की कोलकाता में। हिस्टोरियन रामग ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट निर्मल कुमार बोस की वो चिट्ठी ढूंढ निकाली जो उन्होंने 2 सितंबर 1946 को लिखी थी अपने दोस्त कृष्ण कृपलानी को। बोस अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि शहर भर में लाशें बिछी हुई हैं, फ्चर्स फीस्ट कर रहे हैं। फ्चर्स का पेट भर गया लेकिन लाशें खत्म नहीं होती हैं। रिलीफ सेंटर्स भी हिंदू और मुस्लिम में विभाजित हैं। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। यह बात सही है कि डायरेक्ट एक्शन डे ने गांधी जी के नॉन वायलेंस फार्मूले को पूरी तरीके से झंझोड़ दिया था, क्योंकि कोलकाता एक चैन रिएक्शन शुरू करता है। नोवाखाली और त्रिपुरा में भी मुसलमानों ने हिंदुओं पर अटैक किया। वहीं बिहार में बदले की भावना से हिंदुओं ने हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतारा। गढ़मुक्तेश्वर मैसकर में भी ऐसा हुआ जो नवंबर 1946 में हुआ था। दोनों पक्षों के बीच में सुलह समझौता का चांस बिल्कुल खत्म हो गया। 1946 और 1950 के बीच में ईस्ट पाकिस्तान से 3 लाख से ज्यादा हिंदू कोलकाता पहुंचते हैं और कोलकाता से मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा कम हो जाती है। पार्टीशन अब हकीकत बन जाती है, कोई उसे रोक नहीं सकता है, गांधी जी भी नहीं रोक सकते हैं। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करती है। एटली इंडिया से एग्जिट करने का डेट सेट कर देते हैं और जल्द ही माउंटबेटन जून 1947 पार्टीशन प्लान फॉर्मलाइज कर देते हैं और इस तरह हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए गए जिन्हें आज की तारीख में आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।